आज करना है वेक्टर फॉर प्लांट और एनिमल। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में कितनी क्वालिटीज थी? 3। एक क्या था? ओरी, दूसरा क्या था? सेलेक्टेबल मार्कर, और तीसरा क्या होता है? तीसरी चीज होती है कि प्लांट में कौन सा वेक्टर यूज करेंगे, एनिमल में कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, तो प्लांट में यूज करेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन। प्लांट में कौन सा वेक्टर यूज किया जाएगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन। तो देखिए क्या लिखा है, कह रहा है आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने जो ये लेसन सीखा है ट्रांसफर ऑफ जीन का, ये हम लोगों ने प्लांट और एनिमल में ये सीखा है बैक्टीरिया और वायरस से। मतलब हम लोगों ने जो जीन को ट्रांसफर करने का मेथड सीखा है, ये किससे सीखा है? बैक्टीरिया से और वायरस से। ठीक, और लिखा हुआ है कि ऐसा आज नहीं, बहुत समय पहले ही हम सीख चुके हैं कि हाउ टू डिलीवर द जीन टू ट्रांसफर यूकैरियोटिक सेल एंड फोर्स देम टू वर्ड बैक्टीरिया और वायरस। मतलब बोला गया है किसी भी यूकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया और वायरस की मदद से कैसे जीन जाएगा, ये हम सदियों से जानते हैं, यानी काफी समय बीत चुका है, काफी समय बीत चुका है। कह रहा है फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन एक बैक्टीरिया है। ये इस बैक्टीरिया की मदद से हम मनचाहा डीएनए कहां डाल सकते हैं? प्लांट में कि एनिमल में? प्लांट में। और उस डीएनए का नाम क्या है? टी डीएनए। उस डीएनए का नाम है टी डीएनए। टी डीएनए क्या करता है? नॉर्मल प्लांट सेल के अंदर ट्यूमर कॉज करता है, इसीलिए इसका नाम टी डीएनए पड़ा। अच्छा, टी स्टैंड्स फॉर ट्यूमर डीएनए, तो टी स्टैंड्स फॉर ट्यूमर डीएनए। तो ट्यूमर कॉज करता है और ये नॉर्मल सेल को किस सेल में बदल देता है? ट्यूमर सेल में बदल देता है। और कुछ ऐसे केमिकल निकालता है जिससे क्या हो जाता है? ये रोग कॉज करता है। यानी कि नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में बदलने के लिए कौन सा डीएनए होता है? टी डीएनए। और टी डीएनए का नाम टी डीएनए क्यों पड़ा? ट्यूमर के चक्कर में। और ट्यूमर नॉर्मल सेल को किस में बदल देता है? ट्यूमर सेल में। कैसे? केमिकल निकाल के। और उसे क्या कर देता है? रोग कॉज कर देता है। ट्यूमर तो एक रोग है ना, तो रोग कॉज कर देता है। इसी तरह से प्लांट में तो हम लोग ने यूज किया एग्रोबैक्टीरियम, और एनिमल में यूज किया क्या? रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस हमने एनिमल में यूज किया। ये भी क्या करता है? ये नॉर्मल सेल को बदल देता है किसमें? कैंसरस सेल में। बताइए, नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कौन बदल रहा है? रेट्रोवायरस। जबकि नॉर्मल सेल को ट्यूमरस सेल में कौन बदल रहा है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन का टी डीएनए। टी डीएनए। अब इन्होंने क्या बोला? बोला गया कि जो बेटर अंडरस्टैंडिंग आई डिलीवरिंग ऑफ जीन बाय द पैथोजन, मतलब ये जो पैथोजेंस दोनों थे एग्रोबैक्टीरियम और रेट्रोवायरस, ये कैसे जीन को डिलीवर करते हैं यूकैरियोटिक सेल में, ये नॉलेज हमको बाद में आई। और ये पता चल गया कि कैसे ये वेक्टर की तरह काम करते हैं, यानी वेक्टर फॉर डिलीवरिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन के अंदर कैसे ये वेक्टर की तरह काम करते हैं, हमें पता चल गया। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड यानी टीआई प्लाज्मिड। टीआई का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीआई का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और ये एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड होता है। इसको हम लोग ने मॉडिफाई कर लिया। मॉडिफाई क्या? अनमॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब पूरा रिंग शेप का होता है। हम लोग ने इसका ट्यूमर वाला जीन काट के हटा दिया और मनचाहा जीन वहां जोड़ दिया। जब मनचाहा जीन जोड़ दिया तो ट्यूमर अब कॉज करेगा कि मनचाहा जीन स्प्रेड करेगा? मनचाहा जीन स्प्रेड करेगा। इसीलिए अब ये किसकी तरह काम करने लगा है? क्लोनिंग वेक्टर। अब क्या ये पैथोजेनिक रह गया कि नहीं रह गया? लिखा हुआ है नॉट, नो मोर पैथोजेनिक। अब ये पैथोजेनिक नहीं रह गया है। किसके लिए? प्लांट के लिए। लेकिन अभी भी ये अपने मैकेनिज्म द्वारा हमारा जो डिलीवर कर सकता है जीन ऑफ इंटरेस्ट, कहां पे? वैरायटी ऑफ प्लांट में। यानी प्लांट के लिए सबसे बेस्ट वेक्टर कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन। हम लोग ने उसे पैथोजेनिक बना दिया कि नॉन पैथोजेनिक? नॉन पैथोजेनिक। इसी तरीके से हमने रेट्रोवायरस को डिसआर्म्ड कर दिया। डिसआर्म्ड का मतलब होता है हानि रहित। हानि रहित यानी कि हार्मलेस कर दिया उसको हार्मलेस कर दिया है। अब वो हमारा डिजायरेबल जीन पहुंचा देगा कहां पे? एनिमल सेल में। प्लांट में पहुंचाने के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन, एनिमल में पहुंचाने के लिए रेट्रोवायरस। और दोनों को हमने डिसआर्म्ड कर दिया। डिसआर्म्ड का मतलब होता है हार्मलेस। हार्मलेस मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर एक बार जीन या डीएनए फ्रेगमेंट पहुंच गया कहां पे? वेक्टर के साथ,
तो हम उसको बैक्टीरिया में डाल सकते हैं या फिर किसी प्लांट में डाल सकते हैं या एनिमल में डाल सकते हैं, जो कि हमारा पॉपुलर होस्ट हो सकता है और वहीं पर ये मल्टीप्लाई करेगा। बताइए आप जीन को कहां कहां डालना चाहते हैं? या तो प्रोकैरियोटिक सेल में या तो यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक का दो पॉपुलर उदाहरण प्लांट और एनिमल। अब कह रहा है जब भी किसी सेल में डालना चाहेंगे तो उस सेल को उसके लायक बनाएंगे। यानी आप ये मान लो मेरी सेल है और ये डीएनए मनचाहा डीएनए या आरडीएनए, अगर मैं इसके अंदर डालना चाहता हूं तो ये सेल इसको लेने लायक होनी चाहिए, क्योंकि सेल के चारों तरफ क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? वाटर लविंग की वाटर हीटिंग। और डीएनए कैसा है? वाटर लविंग। अब ये देखो, ये वाटर लविंग है और ये वाटर हीटिंग। अपोजिट नेचर है कि सेम नेचर? तो क्या ये इसे इंटेक करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो हमें इसको इंटेक करने लायक बनाना पड़ेगा। अब इंटेक लायक बनाने को ही बोलते हैं कंपिटेंट बनाना। कंपिटेंट का मतलब होता है उसके योग्य बनाना। कंपिटेंट बनाने के लिए कैल्शियम का पेस्ट लगा देंगे। कैल्शियम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर के साइज को बढ़ा देता है, यानी सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे पोर का साइज बढ़ जाएगा और ये डीएनए ऑटोमेटिकली अंदर ले लेगा। और अगर तब भी ना ले तो उसके बाद पहले आइस पे रखते हैं, फिर हीट शॉक देते हैं, फिर आइस पे रखते हैं, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, डीएनए जो होता है वाटर लविंग होता है। डीएनए कैसा है? वाटर लविंग। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? वाटर हीटिंग। क्यों? लिपिड की बनी है। लिपिड पानी में घुलनशील नहीं होता है। कह रहा है अगर आप चाहते हो कि बैक्टीरिया उसको तेजी से ले सके, फोर्स का मतलब तेजी से ले सके, किसको? प्लाज्मिड को, तो आपको बैक्टीरिया सेल को पहले क्या बनाना पड़ेगा? कंपिटेंट। कंपिटेंट मतलब उसके योग्य बनाना पड़ेगा ताकि वो डीएनए को ले सके। इसको ऐसा करने के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा? डाइवेलेंट कैटायन, जैसे कैल्शियम। डाइवेलेंट कैटायन का मतलब होता है Ca++, वो लिखा हुआ है। डाइवेलेंट कैटायन आपको लेना पड़ेगा। डाइवेलेंट कैटायन जब लगा देंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर साइज बढ़ जाएंगे। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पोर साइज बढ़ जाएगा तो डीएनए अंदर इंटेक कर जाएगा। तो डीएनए अंदर इंटेक कर जाएगा। अब इन्होंने कहा अगर अब भी डीएनए अंदर इंटेक नहीं करता, ये देखिए लिखा है थ्रू द पोर ऑफ इट्स सेल वॉल, यानी सेल वॉल का जो पोर है उसका साइज बढ़ गया। जब साइज बढ़ गया तो अंदर चला जाएगा। अगर मान लो नहीं अब भी नहीं जा रहा है तो थोड़ा और प्रयास करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उसको कहां रखेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहां रखेंगे? आइस पे। ये लिखा है इंक्यूबेटिंग द सेल एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय फॉलोइंग द प्लेसिंग ब्रीफली 42 डिग्री। पहले आइस पे रखा है, पहले आइस पे रखा है, वो लिखा है कोने में। ये पहले आइस पे रखा है, फिर हीट दिया है कितने डिग्री का? 42 डिग्री का, 42 डिग्री सेल्सियस का हीट दिया है। फिर उसके बाद क्या किया गया है? कहां फिर से रखा गया है? आइस। पहले आइस फिर हीट फिर आइस। ऐसा नहीं पहले हीट फिर आइस फिर हीट, ये नहीं है। पहले क्या है? आइस, फिर क्या है? फिर क्या है? फिर आइस। और इससे बैक्टीरिया ले लेगा, किसको ले लेगा? आरडीएनए को। आरडीएनए को अंदर ले लेगा, यानी हमारा काम हो गया। अब एक और कुछ और तरीके हैं, माइक्रो इंजेक्शंस। अब माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है? आरडीएनए को छोटे से इंजेक्शन में भरते हैं और डायरेक्ट हम लोग कहां डाल देते हैं? न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। यानी माइक्रो इंजेक्शन इज द टेक्निक वैलिड फॉर द एनिमल सेल की प्लांट सेल। जबकि प्लांट सेल के लिए भी एक टेक्निक है। प्लांट सेल में क्या करते हैं हम लोग? वेलोसिटी, वो हाई वेलोसिटी के साथ छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल लेते हैं। यानी माइक्रो पार्टिकल ले लिया, वो माइक्रो पार्टिकल या तो गोल्ड या तो टंगस्टन का बनेगा, या तो गोल्ड का या तो टंगस्टन का बनेगा। और उसके बाद उसके ऊपर डीएनए को रैप कर देते हैं, डीएनए को उसके ऊपर रैप कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको जीन गन या बायोलिस्टिक से फायर कर देते हैं। जब फायर कर देते हैं तो क्या हो जाता है? वो अंदर चला जाता है। ये वैलिड, ये किसके लिए वैलिड है? प्लांट्स के लिए। ये किसके लिए वैलिड है? एनिमल्स के लिए। लेकिन अभी हमने बात की थी डिसआर्म्ड पैथोजन यानी डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस, वो किसके लिए वैलिड था? एनिमल के लिए, वो एनिमल के लिए वैलिड था। अब इन्होंने बोला प्रोसेस देखेंगे। अभी तक हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे। पूरे चैप्टर का क्या नाम है? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो अभी हम प्रिंसिपल पढ़ रहे थे कि प्रोसेस? अब क्या पढ़ेंगे? तो
प्रोसेस पढ़ेंगे। आरडीएनए टेक्नोलॉजी की क्या प्रोसेस है, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले डीएनए को निकालना पड़ेगा, डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा सेल से, उसके बाद उसके कैंची से काटना पड़ेगा, यानी क्या, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय कैंची, ये रही कैंची। फिर उसके बाद हमें मनचाहा पीस चाहिए, छोटा बड़ा या सबसे बड़ा, यानी ए बी सी या डी, याद आया कुछ, ए बी सी या डी, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमें उसको जोड़ना पड़ेगा, किसके साथ, वेक्टर के साथ, तभी तो आरडीएनए बनेगा भाई। अगर आपने डीएनए को निकाल लिया, डीएनए को काट लिया, डीएनए को आपने आइसोलेट कर दिया, ए बी सी डी जो आपको चाहिए वो ले लिया, अब उस डीएनए का करेंगे क्या, उस डीएनए को वेक्टर के साथ जोड़ो तभी तो आरडीएनए बनेगा। अब उस वेक्टर का क्या करेंगे, कहां डालेंगे, होस्ट में, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद होस्ट को हम कल्चर मीडियम में लार्ज स्केल पे ग्रो कराएंगे ताकि हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल सके, और उसके बाद करेंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, लास्ट में इसमें नहीं लिखा, आगे लिखा है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे, यानी सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। तो सबसे पहले डीएनए को हमें आइसोलेट करना है सेल के अंदर से। अब आपको पता है, मान लो मेरी सेल है, मेरी सेल एनिमल सेल है कि प्लांट सेल है, अच्छा क्या मेरी सेल के चारों तरफ सेल वॉल है, नहीं, तो अगर मेरी सेल को आपने सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया, यानी अगर तेजी से घुमा दिया, तो तेजी से घुमाने से सेल आपस में टकराएंगी, सेल आपस में टकराएंगी तो मेम्ब्रेन लचीली होती है, फट जाएगी, जब मेम्ब्रेन फट जाएगी तो अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन क्या मेरी सेल के अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही है क्या, क्यों, डीएनए भी बाहर आएगा, आरएनए भी बाहर आएगा, प्रोटीन भी बाहर आएगा, पॉलीसेकेराइड भी बाहर आएगा, लिपिड भी बाहर आएगा, और अन्य पदार्थ भी बाहर आ सकते हैं। आपको चाहिए क्या, तो आप एक काम करो, मेरे आरएनए को पचाने के लिए आरएनएज डाल दो, डीएनए को नहीं पचाना है क्योंकि डीएनए तो आपको चाहिए ना, प्रोटीन को पचाने के लिए प्रोटीएज डाल दो, पॉलीसेकेराइड को पचाने के लिए पॉलीसेकेराइडेज डाल दो, ठीक है ना, और क्या बोला था मैंने, लिपिड को पचाने के लिए लाइपेज डाल दो। अब आपको प्योर फॉर्म में क्या मिल गया, डीएनए। अब उस डीएनए को इन मैक्रोमोलिक्यूल से अलग करो, अलग करने के लिए आपको चिल्ड एथेनॉल डाल देना है, चिल्ड एथेनॉल डालने से बाकी चीजें नीचे बैठ जाएंगी, डीएनए ऊपर ऊपर जाएगा, और डीएनए को स्पूलर की मदद से, यानी कांच का एक चम्मच होता है उसकी मदद से हम अलग कर लेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पूलिंग, क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। अच्छा चलो ये तो मेरे सेल की बात हुई, बैक्टीरियल सेल के डीएनए को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइसोजाइम की मदद लेनी पड़ेगी। लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल को तोड़ देता है, याद करो, है ना। फंजाई की सेल को तोड़ने के लिए काइटिनेज चाहिए, अच्छा प्लांट सेल को तोड़ने के लिए सेलुलेज चाहिए। इसी तरह से आपको जो भी सेल तोड़नी है वही वाला एंजाइम चाहिए। हमारी सेल के लिए कोई एंजाइम नहीं चाहिए क्योंकि हम मैकेनिकली सेल को तोड़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन से। वही यहां लिखा हुआ है, पढ़ के देखिए जरा, लिखा है न्यूक्लिक एसिड को जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है, डीऑक्सीराइबो और राइबो न्यूक्लिक एसिड। कह रहा है इसका कोई अपवाद नहीं है, मतलब जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड इज जेनेटिक मटेरियल विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। ज्यादातर जीवों में कौन सा होता है, डीएनए की आरएनए। अगर आप डीएनए को निकालना चाहते हो, मतलब डीएनए को अगर आप कट करना चाहते हो आरी की मदद से, तो आपको डीएनए प्योर फॉर्म में चाहिए, डीएनए प्योर फॉर्म में चाहिए, यानी अदर मैक्रोमोलिक्यूल आपको नहीं चाहिए। तो डीएनए कहां बंद है, डीएनए तो मेम्ब्रेन के अंदर बंद है, क्यों, सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन, अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे बंद है। तो वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज द डीएनए अलोंग विद अदर मैक्रोमोलिक्यूल। कह रहा है अदर मैक्रोमोलिक्यूल भी बाहर आ जाएंगे, आरएनए बाहर आएगा, प्रोटीन बाहर आएगा, पॉलीसेकेराइड बाहर आएगा, और लिपिड बाहर आ जाएगा, ये सारी चीजें बाहर आ जाएगी। और कह रहा है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इन सब को ट्रीट कराना पड़ेगा, किससे, विशेष एंजाइम से। जैसे लाइसोजाइम की मदद किसके लिए लेंगे, हाँ, सेलुलोज की मदद किससे लेंगे, काइटिन की मदद किससे लेंगे। अब लिखा है यू नो दैट जीन आर लोकेटेड विद द लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। आपको पता है जीन डीएनए पर विकसित प्रेजेंट होते हैं, और आपको पता है डीएनए लिपटा होता है हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ। तो ये जिस प्रोटीन की बात कर रहा है वो हिस्टोन प्रोटीन की बात कर रहा है, बोल भी दिया है, इन्होंने बोल भी दिया है कि डीएनए लिपटा होता है हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ, तभी तो न्यूक्लियोसोम बनता है। जेनेटिक्स में पढ़ा था न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है। आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय, आरएनए को कैसे रिमूव करेंगे, राइबो न्यूक्लियस बोलो या शॉर्ट में आरएनएज बोलो, या राइबो न्यूक्लियस बोलिए या तो आरएनए। प्रोटीन को तोड़ रिमूव करने के लिए
प्रोटीएज, अदर मैक्रोमोलिक्यूल को एप्रोप्रिएट एंजाइम से तो रिमूव कर लेंगे। अब उसके बाद कौन सा अल्कोहल डालेंगे? चिल्ड एथेनॉल डालेंगे। जब चिल्ड एथेनॉल डालेंगे तो अब आपको क्या मिलेगा? डीएनए फाइन धागों के रूप में मिल जाएगा। वो भी ऊपर ऊपर मिलेगा कि नीचे? ऊपर मिलेगा। और ये देखो, ये लिखा है डीएनए, ये ऊपर मिल गया। अब इसको स्पूलर की मदद से अलग कर लेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पूलिंग। अब डीएनए हमारे पास आ गया प्योर फॉर्म में। अब डीएनए तो बहुत लंबा मॉलिक्यूल है। अब इतने लंबे मॉलिक्यूल का हम करें क्या? हमें तो इतना छोटा चाहिए, तो हम क्या करें? आरई से कट करेंगे। आरई से कट करने के बाद उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने से जितना छोटा पीस चाहिए वो एनोड से मिलेगा, जितना बड़ा चाहिए कैथोड से मिलेगा। लोडिंग कहां से करते हैं और अनलोडिंग कहां से करते हैं? डीएनए पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। तो डीएनए को कलेक्ट कहां से करेंगे? एनोड से, पॉजिटिव से। ठीक है, वही यहां पे दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आरई डाइजेशन आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए। मतलब आरई की मदद से प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे? पचा लेंगे। पचाने का मतलब होता है काट देना, उससे काट देंगे और ऑप्टिमल कंडीशन देंगे। क्यों? एंजाइम हर टेम्परेचर पे काम करता है कि विशेष टेम्परेचर पे? एंजाइम एक विशिष्ट टेम्परेचर पे ही काम करता है। लो टेम्परेचर पर इनएक्टिव हो जाता है और हाई टेम्परेचर पर डीनेचर्ड। तो आप बताओ, एंजाइम ऑप्टिमम कंडीशन पर काम करेगा, यानी पीएच भी ऑप्टिमम देंगे और टेम्परेचर भी ऑप्टिमम देंगे। अगर पीएच और टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं देंगे तो एंजाइम काम ही नहीं करेगा। और आरई एक एंजाइम है, ये देखो लिखा है, स्पेसिफिक एंजाइम होता है। अब आप क्या लोगे? एग्रोस जेल की इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। जब इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं तो ये क्वेश्चन आया हुआ है यहां से, आखिर एग्रोस जेल की इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के कितने मायने हैं? दो मायने। एक तो आरई अपना काम करना बंद कर देगा और दूसरा आप डीएनए को मन चाहा पीस निकाल सकते हो। तो देखो क्या लिखा है, ये वही लाइन लिखी है, ताकि चेक कर सके। चेक मतलब रोकना। किसको रोकना है? किसको रोक देता है? आरई के एक्शन को रोक देता है। आरई एक बार कैंची एक बार काट ले तो कैंची को रुक जाना चाहिए, वरना कैंची पता लगा लगातार चलती रह गई और इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे कि हमारा काम ही नहीं हो पाएगा, है ना? तो यानी क्या होती है? आरई के एक्शन को कौन रोकता है? एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और आरई जब एक्शन रुक जाएगा तो इसी इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से हम मन चाहा साइज का पीस निकाल सकते हैं। साइज की शेप, साइज। इफेक्ट कौन सा काम किया था? इफेक्ट किसकी वजह से हुआ था? एग्रोस जेल की मदद से, जो कि एक मैट्रिक्स या मीडियम की तरह काम करता है। मैट्रिक्स या मीडियम। और एग्रोस जेल किससे निकालते हैं? नेचुरल पॉलीमर है कि आर्टिफिशियल? किससे निकालते हैं? सीवीड। कौन सा सीवीड? रेड एल्गी। रेड एल्गी कौन सी रेड एल्गी? जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया। जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया। डीएनए पर चार्ज कैसा है? किसके कारण? फॉस्फेट। फॉस्फेट के कारण था, इसीलिए किधर भागेगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का नाम एनोड, अभी बताया था मैंने। अच्छा, और लिखा है यही प्रोसेस आप वेक्टर डीएनए के साथ भी करोगे। पहले आपने डिजायर डीएनए के साथ किया, उसको अलग कर लिया। अब वेक्टर डीएनए के साथ भी करोगे, उसको भी अलग कर लेंगे। अब आपके पास कितने डीएनए आ गए? दो। ये वाला है वेक्टर डीएनए और ये डिजायर डीएनए। अब दोनों को आपस में जोड़ने के लिए फेविकोल चाहिए। फेविकोल का नाम डीएनए लाइगेज। अब दोनों जुड़ दिया तो क्या बन जाएगा? आरडीएनए, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये बन जाएगा। लिखा है ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस आफ्टर हैविंग कट द सोर्स ऑफ डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए विद द स्पेसिफिक आरई। ठीक है, अब आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। जब आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया तो यानी सोर्स डीएनए मिल गया और आपने वेक्टर को भी काट लिया। अब आप उन दोनों को जोड़ दो, किसके साथ? लाइगेज की मदद से। अब आपके पास क्या तैयार हो गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया। अब एक काम करते हैं, अब हमारे पास एक पीस है किसका? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या आपको लगता है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना हम लोग, एक्सपेरिमेंट 100 बार करो, 1000 बार करो तो एक बार सक्सेस होने का चांस है। जैसे आप पहली बार साइकिल चलाओ तो आप 100 बार चलाओगे तो एक बार संभल पाएंगे। ये इस बात सच है कि नहीं है?
है ना। पहली बार आप गाड़ी चलाओगे, 100 बार प्रैक्टिस करोगे तो एक बार आपसे थोड़ी बहुत संभलेगी, है ना। उसके बाद आप 100-200 बार चलाओगे तब एक बार थोड़ी सी और संभलेगी। तो वैसे क्या होता है, 1000 बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका एक बार सक्सेसफुल मिलेगा। तो इसका मतलब बहुत बार एक्सपेरिमेंट करना है। अब आपके पास एक ही वो है rDNA और एक एक्सपेरिमेंट करोगे, खराब हो गया वो डीएनए, तो अब क्या करें, हम उस डीएनए की फोटोकॉपीज कर लेते हैं। उस डीएनए की फोटोकॉपी करने के लिए पीसीआर कराएंगे। पीसीआर का पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी पी मतलब पॉलीमरेज, सी मतलब चेन, आर मतलब रिएक्शन। ये वो मेथड है जिससे हम डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं, यानी मन चाहे डीएनए के करोड़ों और लाखों और अरबों पीस बना सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनिलिंग और तीसरा होता है कौन सा, एक्सटेंशन। और ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और पीसीआर का पूरा नाम तो कई बार पूछा गया है, क्या नाम है, किसने खोजा, ये नहीं एनसीईआरटी में दिया, कैरी मूलिस, KARRY कैरी, MULLIS मूली, ये नाम है। ये नाम है, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, कैरी मूलिस। तो इसको किसने खोजा था, कैरी मूलिस ने। कितने स्टेप में होता है, 3, ठीक है। डीनेचुरेशन में कितना तापमान लेंगे, 94। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं दिया। इसमें 54 डिग्री और इसमें लेंगे 72 डिग्री, 72 डिग्री, 94, 54, 72 डिग्री सेल्सियस। तो 3 तरह का टेम्परेचर लेंगे, याद रखिएगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। जब हम किसी भी डीएनए को 60 से 90 डिग्री तक गर्म करते हैं तो वो डीएनए के दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। अच्छा, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया तो देखो ये ओपन हो गया कि क्लोज हो गया, ओपन हो गया। अच्छा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। जब किसी भी डीएनए को बहुत ज्यादा तापमान पे गर्म करते हैं तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने को ही क्या बोलते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब आपको पता है जब भी कभी हमने रेप्लिकेशन कराया है तो हमें एक प्राइमर की तलाश होती है। प्राइमर हमेशा टेम्पलेट के किस एंड पर काम करता है, 3' पर। प्राइमर हमेशा टेम्पलेट के किस एंड पर काम करेगा, 3' पर। वो वाला प्राइमर उधर से काम करेगा, ये वाला प्राइमर इधर से काम करेगा। अच्छा, जब ये प्राइमर इधर से इधर काम करेगा तो दिशा कौन सी मिल गई, और ये देखो इधर भी दिशा कौन सी मिल गई। और आपको पता है दिशा देने का काम ही प्राइमर करता है। दिशा देने का काम कौन करता है, प्राइमर। प्राइमर हमेशा टेम्पलेट के किस एंड पर काम कर रहा है, 3'। और प्राइमर कौन सी दिशा देता है, और क्योंकि आपको पता है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज इसी दिशा पे काम कर सकता है, उल्टी दिशा पे काम नहीं कर सकता है। बताइए डीएनए पॉलीमरेज की दिशा क्या है। हाँ, और ये दिशा देने का काम करता कौन है, प्राइमर हमेशा टेम्पलेट के किस एंड पर काम कर रहा है। हाँ, तो ये सारी बातें पूछी गई है। ये हो गया 54 डिग्री पे। अब आते हैं 72 डिग्री पे। ये एंजाइम विशेष एंजाइम होता है, ये नॉर्मल एंजाइम नहीं है। अभी आपने पढ़ा था कि नॉर्मल एंजाइम जो होते हैं लेस टेम्परेचर पर इनएक्टिव हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर पर डीनेचर्ड हो जाते हैं, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। आपको पता है 25 से 40 डिग्री इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर द एंजाइम। ये तो 72 डिग्री सेल्सियस है। 72 डिग्री इज टू मच, इस पे एंजाइम नष्ट हो जाएगा और फिर कभी काम नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो आर्की बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। आर्की बैक्टीरिया में भी थर्मो एसिडोफिल में पाए जाते हैं। आर्की बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं। सॉल्ट लविंग को हेलोफाइल्स बोलते हैं, मीथेन प्रोड्यूसिंग वाले को मेथनोजन बोलते हैं, और दूसरा होता है कौन सा, जो टेम्परेचर और एसिडिक लविंग होते हैं। टेम्परेचर और एसिडिक लविंग को क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफिल। तो जो थर्मो एसिडोफिल होता है वो हाई टेम्परेचर पर जीवित रहता है, तो ये थर्मो एसिडोफिल नाम के एल्गी से निकाला जाता है। नाम है उसका टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज, T फॉर थर्मस, A फॉर एक्वेटिकस। T फॉर थर्मस, A फॉर एक्वेटिकस, खौलते पानी में पाए जाने वाली बैक्टीरिया का नाम थर्मस एक्वेटिकस। हालांकि और भी बहुत सारे आजकल खोज लिए गए हैं, थर्मोकोकस और इसी तरह से पायरिफॉर्मिस, इसी तरह से और भी बहुत सारे, लेकिन आपको एक ही याद रखना है। और साथ में आपको चाहिए फ्री न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का फ्री न्यूक्लियोटाइड चाहिए कि आरएनए का, डीएनए का। क्यों, क्योंकि ये डीएनए का जो फ्री न्यूक्लियोटाइड है वो 2 काम करेगा, डुअल नेचर शो करता है। इट एक्ट एज सबस्ट्रेट एज वेल एज प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, याद है। तो यानी ये 2 काम करेगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड चाहिए।
अब ये क्या करेगा, ये इस दिशा में देखो एक डीएनए बना देगा, एक डीएनए इस दिशा में बना देगा, यानी दोनों की दिशाएं सेम है, 5' to 3', 5' to 3'। वो उधर से इधर आएगा, ये इधर से इधर आएगा, एक को लीडिंग बोलेंगे, एक को लैगिंग बोलेंगे। लेकिन हाँ, यहां पे आश्चर्य ये है कि दोनों ही कॉन्टिन्यूअस बनेगा, कोई डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं बनता। जबकि आपके जो नेचुरली जब बनता है तो एक पे कॉन्टिन्यूअस बनता है, एक पे डिसकॉन्टिन्यूअस। अगर इस प्रकार की हम 30 साइकिल करा दे, सिर्फ 30 साइकिल, तो 2 की पावर 30, 2 की पावर 30 यानी वो आ जाएगा आपका 1 अरब। यानी अगर 2 की पावर 30 कर ले, 2 को गुणा करते जाए 30 बार, तो आपका 1 बिलियन से भी ज्यादा पहुंच जाएगा। अच्छा, 2 2 जा 4 2 जा, अभी 2 ही बार है, 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा, हाँ, और 64 2 जा 128 2 जा 256 256 2 जा 512 512 2 जा 124। अब आप सोचो, मैं यहीं तक आया हूं 9 तक, अभी मैं 9 तक आया हूं। अब सोचो जरा, होता क्या है, यही तो कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और अगले 7 साल में वो डबल हो रहा है, तो मेरे पास कितने करोड़ हो जाएंगे? उसके अगले 7 साल में, उसके अगले 7 साल में, उसके अगले 7 साल में। यानी जब तक, अगर मान लो मैंने अर्ली टाइम इन्वेस्टमेंट किया, तो मेरे पास 8 10 15 20 करोड़ रुपए ऐसे ही हो जाएंगे। यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। तो यहां पे भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कर रही है, यानी 30 साइकिल्स काम कर रहा है, और 30 साइकिल्स में 1 अरब बन जाएगा आपका डीएनए। 1 अरब डीएनए आपके पास तैयार है। अब कितने एक्सपेरिमेंट करोगे? 100 से 1000 बार, 100 से 1000 बार में एक बार फेल होगा, एक बार सक्सेस होगा। अब आपके पास 1 अरब डीएनए है, कितना करोगे, कितने लोग करोगे? आराम से एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। लिखा हुआ है हमें प्राइमर की मदद लेनी है। प्राइमर होता क्या है? छोटा सा न्यूक्लियोटाइड की बड़ा सा न्यूक्लियोटाइड? छोटा सा न्यूक्लियोटाइड। छोटे को क्या बोलते हैं? ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। ओलिगो, अगर कोई चीज छोटी हो तो ओलिगो लगा देते हैं, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। और कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए का। डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री की डीएनए का सप्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी का कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ। और आपने एंजाइम की मदद ली थी, कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। और ये एंजाइम क्या करता था? ये एंजाइम तभी काम करेगा जब प्राइमर मिलेगा। देखो लिखा है, ये एंजाइम तभी काम कर पाएगा तब प्राइमर मिलेगा। प्राइमर हमेशा कहां पे काम करता है? डीएनए पर। और डीएनए को क्या बोला था? टेम्पलेट। अगर ये प्रोसेस हम रिपीट कर दें मैनी टाइम का मतलब 30 टाइम, तो फिर 1 बिलियन बन जाएगा, 1 बिलियन कॉपीज तैयार हो जाएगी। और रिपीटेड एम्पलीफिकेशन अचीव्ड बाय द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। और थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का नाम बताया था टैग पॉलीमरेज। और टैग पॉलीमरेज किससे निकाला जाता है? थर्मस एक्वेटिकस से निकाला जाता है। और बोला गया कि हम लोगों ने पहले डीनेचुरेशन कराया हाई टेम्परेचर पर, फिर उसके बाद एम्पलीफाई किया किसको? डीएनए को, फ्रेगमेंट को, और उसके बाद क्लोनिंग वेक्टर में बाद में यूज करेंगे। अब क्या बोला गया? अब हमारे पास डीएनए सेपरेट हो गया, हमने उसकी बहुत सारी फोटोकॉपी बना ली, यानी हमारे पास 1 अरब डीएनए के करीब है। अब इस डीएनए को, जो हमारे पास आरडीएनए बना हुआ है, इसको कहां डालेंगे? होस्ट में, या होस्ट में डालिए या किसी ऑर्गेनिज्म में डाल दीजिए, है ना। तो क्या बोला गया है? देयर आर सेवरल मेथड टू इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू द रेसिपिएंट सेल। यानी रेसिपिएंट सेल के अंदर डालने के बहुत सारे मेथड हैं। रेसिपिएंट सेल को हमें क्या बनाना पड़ेगा? कंपीटेंट बनाना पड़ेगा, कंपीटेंट to receive and take up the DNA surrounding. So if the recombinant DNA bearing the gene for resistant antibiotic, उन्होंने बोला मान लो हमने जो डीएनए डाला है उसके अंदर, याद करो शुरुआत में स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने कौन सा जीन यूज करा था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो ये उसी जीन की बात करने लगा है, कह रहा जो शुरुआत में स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने जो जीन डाला था, ये उसी जीन की बात करने लगा कि मान लो हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन डाला, उसके बाद उसको कहां डाल दिया? होस्ट में। होस्ट का नाम ई कोलाई। तो अब ई कोलाई के अंदर कौन सी पावर आ जाएगी? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस आ गया। अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस आ गया है
तो अब हम उसको ग्रो कराएं, एक बैक्टीरिया चाहिए कि अनेक बैक्टीरिया चाहिए? अरे हमें एक जीन बनाना है कि लार्ज स्केल पे बनाना है? लार्ज स्केल पे बनाने के लिए हमें इसे ग्रो कराना पड़ेगा। कहां पे? अगर प्लेट। आपको पता है बैक्टीरिया का सबसे बेस्ट कल्चर होता है अगर प्लेट पर। अगर अगर पढ़ा था ना आपने, तो अगर अगर का काम है माइक्रोब्स को ग्रो कराना, दूसरा काम है आइसक्रीम और जेलीज बनाना, ठीक है ना? तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, अब वो ग्रो कर जाएगा। ट्रांसफॉर्मेंट केवल ग्रो करेगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मर जाएगा। क्यों? आप किस मीडियम में ग्रो करा रहे हो? और इसके अंदर कौन सा जीन आ गया है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। तो जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करेगा कि मर जाएगा? लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो मर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस वाला जीन नहीं है। अच्छा, कह रहा है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वन एबल टू सेलेक्ट द ट्रांसफॉर्म सेल इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन। कह रहा है जो आपने देखा कि एम्पिसिलिन की वजह से आप पहचान पाए कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अच्छा बताओ, जिसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है वो कैसा है, और जिसके अंदर नहीं है वो? तो आप बताओ एम्पिसिलिन जीन किसकी तरह काम कर रहा है? सिलेक्टेबल मार्कर। अभी तक हम सिलेक्टेबल मार्कर 2 लेते थे, अब कितना ले रहे हैं? 1। अब क्या बोला है? ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब हमें फॉरेन जीन प्रोडक्ट चाहिए। फॉरेन जीन प्रोडक्ट का मतलब हो गया किसी और का जीन मेरे बॉडी में है, तो अब किसी और का जीन मेरे बॉडी में, तो उसकी प्रोटीन मेरी बॉडी में बन रही है, तो ये फॉरेन प्रोटीन हुई कि खुद की प्रोटीन हुई? फॉरेन प्रोटीन हुई। लिखा हुआ है अगर आप इंसर्ट कर देते हो पीस ऑफ LNDNA, कहां पे? क्लोनिंग वेक्टर की मदद से, और उसको ट्रांसफर कर देते हैं बैक्टीरिया में या प्लांट में या एनिमल में, तो जो बाहर वाला डीएनए है यानी फॉरेन डीएनए जो है वो मल्टीप्लाई करने लगेगा। और क्या बोला गया? और जितने भी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है उसका अल्टीमेट एम एक ही है, क्या? हमें मनचाही क्या चाहिए? आप बताओ, अगर हमने कहीं डीएनए डाला है तो डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए, और आरएनए से क्या बनती है? तो अल्टीमेट एम क्या है? प्रोटीन प्राप्त करना। अल्टीमेट एम ऑफ ऑल द डीएनए टेक्नोलॉजी इज प्रोटीन, ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोटीन। अब हमें आवश्यकता होगी आरडीएनए को, ठीक है, एक्सप्रेस कराने की। एक्सप्रेस कराने का मतलब है उसको ऐसा एनवायरनमेंट दो कि वो डीएनए से आरएनए बना ले, आरएनए से प्रोटीन बना ले। तो फॉरेन जीन अगर एक्सप्रेस करा दिया हमने एप्रोप्रिएट कंडीशन दे करके, और फॉरेन जीन को होस्ट में डाल दिया, तो अब इसके लिए हमें कुछ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, टेक्निकल डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमें कुछ टेक्निकल डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये टेक्निकल डिटेल कौन सी है? बायोरिएक्टर की बात कर रहा है। बायोरिएक्टर पता होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए हमको। आफ्टर हैविंग क्लोन जीन, मतलब बोला गया जो भी आपके पास क्लोन जीन है, ठीक है, उसको आप ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करिए। ऑप्टिमम की नॉन ऑप्टिमम? ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड कराएंगे। और ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करा के क्या एक्सप्रेस करा लेंगे? जीन को। जब जीन एक्सप्रेस हो जाएगा तो क्या बन जाएगी? मनचाही प्रोटीन, यानी टारगेट प्रोटीन बना लेंगे। टारगेट प्रोटीन। अब उन्होंने बोला ये लार्ज स्केल पे बनेगा कि स्मॉल स्केल पे? और लार्ज स्केल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक बहुत बड़ा वेसल। उस बड़े वेसल का नाम बायोरिएक्टर या फर्मेंटर। बायोरिएक्टर या फर्मेंटर। कह रहा है आपको कोई भी चीज लार्ज स्केल पे क्यों चाहिए, उसका क्या रीजन है? तो रीजन ये है कि लार्ज स्केल पे इसलिए चाहिए, अभी आप कोरोना की वैक्सीन आई थी, केवल मुझे थोड़ा ना चाहिए थी, पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को चाहिए थी, है ना? इंडिया को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को चाहिए थी। तो अब आप मेरे आपके लिए एक क्लास के लिए बनानी हो तो चलो छोटी बात है, अब पूरे विश्व के लिए बनानी है तो बड़ी बात है। कई कंट्री में भारत ने कोवैक्सीन कौन सी थी, कोविशील्ड, तो कोविशील्ड कई कंट्री में सप्लाई करी भारत ने। ऐसा नहीं कि भारत में ही सप्लाई, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इधर उधर बहुत सारी बॉर्डर देश पे सारे सप्लाई किए। कई तो साउथ अफ्रीका में सप्लाई किए गए हमारी वैक्सीन, क्योंकि छोटी मोटी कंट्री बना ही नहीं सकती इतनी वैक्सीन लार्ज स्केल पे, भारत ने बना लिया था। और लगभग 80% पॉपुलेशन को तो वैक्सीन लगी गई थी, 80% पॉपुलेशन को लगी थी, जो ऑन पेपर है।
75% से 80% ऑन पेपर लग चुकी थी वैक्सीन, ठीक है ना। आप में से अगर मैं बोलूं कितने ने वैक्सीन लगाई, तो लगभग कितनों ने लगाई बताइए। ये देख लो, मोस्ट ऑफ द हैंड्स आर स्टैंडिंग, तो ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगाई, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी लगवाई। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अगर 100 लोग बैठे हुए तो 75 लोगों ने लगवाई, तो ये बिल्कुल फैक्ट है। इसी तरह से पूरे विश्व में हर जगह पर सप्लाई हुई। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए कि स्मॉल स्केल प्रोडक्शन चाहिए? लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इसी तरह अगर हम बात करें, दुनिया में हर चौथा व्यक्ति डायबिटिक है, हर चौथा व्यक्ति डायबिटिक है, दुनिया की बात कर रहा हूं, विश्व की बात कर रहा हूं, हर चौथा व्यक्ति डायबिटिक है। तो क्या चाहिए? इंसुलिन चाहिए। अब इंसुलिन की कोई टैबलेट तो आती नहीं, क्यों? इंसुलिन प्रोटीन है, टैबलेट आ जाएगी तो पचा लेंगे, पच जाएगी। लेकिन इंसुलिन का क्या आता है? इंजेक्शन आता है, और वो भी यहां लगता है, यहां या थाई में, है ना। तो इंसुलिन का इंजेक्शन जो होता है पेट में या थाई में लगता है, और वो तभी इफेक्टिव होता है, ठीक है। और वो इंसुलिन का इंजेक्शन इतना सारा चाहिए, यानी हर चौथा व्यक्ति, हर चौथा का मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ी ये हो गई, हर चौथा व्यक्ति भारत का जो है या विश्व का, वो डायबिटिक है। हर, आप देखो, अगर अपनी फैमिली में ही देखो तो आप बोलोगे अरे हमारे इनको था, हमारे उनको है, हमारे इनको हो गया, हमारे इनको हो गया। बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ जितनी भी हमारे जो ग्रैंडफादर लोग हैं, सब डायबिटिक से डेथ हुई, हमारे फादर की भी डायबिटीज से डेथ हुई। तो कहने का मतलब ये, डायबिटीज जो है हर जनरेशन में कॉमन है। कैन यू थिंक एनी रीजन वेयर इज नीड ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन? यानी लार्ज स्केल प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लिखा है इफ एनी प्रोटीन कोडिंग फॉर द जीन एक्सप्रेस इन द हेटेरोलोगस होस्ट, मतलब बोलते किसी और की प्रोटीन किसी और के अंदर अगर बना रहे हैं तो इसको हेटेरोलोगस होस्ट बोलेंगे। अच्छा आप बताओ, इंसुलिन किसकी है? हमारी। बना कहां रहे हैं? ई कोलाई में। अब बताओ, हमारी प्रोटीन ई कोलाई बैक्टीरिया में बना रहे हैं, तो हेटेरोलोगस होस्ट हुआ कि होमोलोगस? हेटेरोलोगस होस्ट हुआ। और इस तरह की प्रोटीन को आप क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रोटीन की रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलेंगे। और इन्होंने बोला कि द सेल हार्बरिंग क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट मे बी ग्रोन ऑन अ स्मॉल स्केल। बोला कि अगर थोड़े स्केल पर चाहिए तो आप लैब में बना लो, जैसे हम लोग ने 12th क्लास की लैब देखी है, वहां बना सकते हैं। थोड़ी मोड़ी चाहिए तो 2 4 10 लोगों को देनी है तो लेबोरेटरी में बना लो, चलेगा। लेकिन अगर हमें ज्यादा स्केल पे बनाना है, अगर हमें कल्चर करना है डिजायरेबल प्रोटीन, डिजायर्ड प्रोटीन, और उसको प्यूरिफाई भी करना है, तो हमें डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक चाहिए, यानी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब आप उस सेल को ले लो जिसके अंदर आपने आरडीएनए डाला है, आरडीएनए जिस होस्ट के अंदर डाला है, उस सेल को ले लो, उस सेल को लगातार मल्टीप्लाई कराओ। लगातार क्यों बोला भाई? ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? तो दिन रात बनानी पड़ेगी कि एक टाइम बनानी पड़ेगी? दिन रात बनानी पड़ेगी। तो दिन रात बनाने के लिए आपको कंटिन्यूअस कल्चर करना पड़ेगा कि डिसकंटिन्यूअस? कभी गेहूं पिसवाया है? गेहूं पिसवाने के लिए क्या होता है, मैं अपना बोरा लेके गया 20 किलो का, मेरा बोरा डाल दिया गया, मेरा खत्म नहीं हुआ, उसमें इतना बचा भी रहेगा आधा 1 किलो, तब तक आपका बोरा डाल दिया जाएगा। क्यों? अगर ऐसा नहीं किया गया ना तो कंटिन्यूअस गेहूं नहीं पिस पाएगा, पत्थर पत्थर पिस जाएगा, पत्थर आपस में रगड़ जाएगा और आपके खाने में जो आटा बनेगा उसमें पत्थर आ जाएंगे। क्योंकि अगर खाली चलेगा तो पत्थर आ जाएगा, ये तो इतना तो पता ही होगा ना, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर घूमता रहता है ना, उसी से गेहूं पिसता रहता है। तो कहने का तात्पर्य यही कंटिन्यूअस कल्चर है। ऐसे ही क्या करते हैं, कंटिन्यूअस कल्चर कराते हैं, एक तरफ से लोडिंग, दूसरी तरफ से अनलोडिंग, लगातार, मतलब पूरा बायोरिएक्टर खाली नहीं होता है, जरा सा बॉटम पे बचा भी रहता है तो माल लोड कर देते हैं, वो इंडिकेटर बताता रहता है, माल लोड कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई एज ए कंटिन्यूअस कल्चर वेयर द यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड आउट, कह रहा है जो आटा पिस गया उसको निकालते जाते हैं, और दूसरी साइड से फ्रेश मीडियम यानी गेहूं डालते जाते हैं, यानी गेहूं डालते जाते हैं, ये देखो ऐड करते जाते हैं फ्रॉम द अदर मेंटेन द सेल, ताकि सेल मेंटेन हो सके। वहां गेहूं की जगह आप सेल बोलो तो उससे मेंटेन करते रहते हैं ताकि फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव काम कर सके। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फेज मिलेगी। अगर मेरा गेहूं पीस के पूरा खत्म हो जाए और आपका गेहूं पीसा जाए तो उससे जो आटा पीसने वाली मशीन है उसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। क्यों भाई? ब्रेक ले लिया उसने। और दूसरी बात, वो चक्की कुछ देर खाली चलेगी, जब चक्की खाली चलेगी तो मैंने क्या बोला, चक्की आपस में रगड़ जाएगी, क्योंकि उसके बीच गेहूं पिसता है तो पत्थर नहीं रगड़ता,
लेकिन खाली चक्की चलेगी तो पत्थर रगड़ जाएगा, पत्थर रगड़ेगा किरकिरापन आएगा गेहूं में, इसीलिए चक्की कभी खाली नहीं चलाई जाती है। ये बिल्कुल आप लोगों को सब पता ही होगा इतना तो वैसे ही यहां ये बोला गया कि एक तरफ से क्या होता है, आपने माल को लोड किया फ्रेश, और जो मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसको अलग करते चले गए, इससे एक्सपोनेंशियल फेज में ग्रोथ मिलेगी। एक्सपोनेंशियल फेज का मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। This type of culturing method produce the large biomass की small biomass, large biomass, और इससे आपको higher yield प्राप्त होगी किसकी, desired protein की। अगर आपको थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बनाना है तो आप क्या करो, आप बना सकते हो लेबोरेटरी में, अभी पहले बात की थी। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है लार्ज क्वांटिटी में तो आप बायोरिएक्टर का प्रयोग करें। कितना, 100 से 1000 लीटर, 100 से 1000 लीटर अगर आपको कल्चर करना है तो आप क्या करो, बायोरिएक्टर का प्रयोग करें। लिखा है बायोरिएक्टर कैन बी थॉट एज अ वेसल, बायोरिएक्टर इज नथिंग, इट इज अ वेसल, ये कुछ और नहीं, ये वेसल है जिसमें रॉ मटेरियल को हम ऑप्टिमली कन्वर्ट कर देते हैं डिजायर्ड प्रोडक्ट्स में। तो रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, यानी कि कच्चा माल डालते हैं और उधर से रेडी होके निकल जाता है। यानी आटा डाल, वो गेहूं डाला आटा रेडी, या मैदा रेडी, या जो भी हम लोग दलिया रेडी, भाई कम तोड़ो दलिया बनेगा, ज्यादा तोड़ दो आटा बन जाएगा, और महीन पीस दो मैदा बन जाएगा। यही तो है ना। इंडिविजुअल एंजाइम, इंडिविजुअल एंजाइम वगैरह आप उसमें मिला सकते हो, ठीक है। और माइक्रोबियल प्लांट ले सकते हो, एनिमल का यूज कर सकते हैं, ह्यूमन सेल का यूज कर सकते हैं। बायोरिएक्टर क्या प्रोवाइड करता है, ऑप्टिमल कंडीशन, जिससे डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि आप बायोरिएक्टर में हर चीज ऑप्टिमम है। पीएच कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, पीएच कैसा है, सबस्ट्रेट कैसा है, सॉल्ट कैसा है, विटामिन कैसा है, ऑक्सीजन कैसा है, ये क्या लिखा हुआ है, सब ऑप्टिमम है। जितना विटामिन चाहिए वो ऑप्टिमम, जितना पीएच चाहिए ऑप्टिमम, जितना सॉल्ट चाहिए ऑप्टिमम, जितनी भी चीजें चाहिए ऑप्टिमम, हर चीज ऑप्टिमम है। सबसे कॉमन यूज बायोरिएक्टर कौन सा होता है, स्टीयरिंग टाइप, क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे कॉमन कौन सा होता है, स्टीयरिंग टाइप। दो प्रकार का बायोरिएक्टर होता है, एक सिंपल स्टीरर और एक स्पार्क्ड स्टीरर। ये कौन सा है, सिंपल स्टीरर ये, और एक स्पार्क्ड स्टीरर, ठीक है। स्टीयर टैंक रिएक्टर इज यूज सिलेंड्रिकल विद कर्व्ड बेस, कह रहा है या तो उसका बेस सिलेंड्रिकल होगा या तो कर्व होगा। तो देखो आप इस फिगर में देख के देखो, इस फिगर में कैसा है, सिलेंड्रिकल, और इसमें कैसा है, कर्व। तो या तो कर्व बेस्ड होगा या तो सिलेंड्रिकल होगा। सिंपल स्टीरर में कर्व बेस्ड होता है और उसमें सिलेंड्रिकल होता है। और क्या होता है, बायोरिएक्टर रिएक्टर आसान बना देता है, किसको, मिक्सिंग को, मिक्सिंग को आसान बना देता है। स्टीरर से, स्टीयरिंग का मतलब होता है हिलने डुलने वाला, अगर कोई चीज हिल डुल रही है तो प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी। ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी भी अवेलेबल होती है वहां, मतलब ऑक्सीजन को अंदर वहां पे भेजा जा सकता है। अच्छा, एयर कैन बी बबल्ड, अंदर एयर के बबल प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अगर आप देखोगे बायोरिएक्टर को तो आपको पता चलेगा कि बायोरिएक्टर एक एजिटेटरी सिस्टम है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बायोरिएक्टर इज अ एजिटेटरी सिस्टम। एजिटेटरी का मतलब होता है मिला, हिला डुला देने वाला। अरे वॉशिंग मशीन आप सबके आजकल कॉमन बात हो गई, वॉशिंग मशीन, घर पे वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन ऐसे चलती है, 2 बार इधर चलेगी फिर 2 बार उधर चलेगी, फिर 2 बार इधर चलेगी, 2 बार, 2 या 3 बार जैसा उसका मोड हो, 2 बार इधर चलेगी, 2 बार इस तरफ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब उसे कपड़े सुखाने होते हैं तो एक तरफ क्लॉकवाइज चलती है और काफी तेजी से चलती है। तो वॉशिंग मशीन के प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है ना, एजिटेटरी सिस्टम। फिर लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी कहा जा सकता है। क्यों, ऑक्सीजन को हम अंदर भेज सकते हैं। और फोम कंट्रोल सेंटर भी होता है, यानी झाग बन रहा है जो, जब कोई चीज ऐसे ऐसे हिलती है, जैसे आपका वॉशिंग मशीन जब ऐसे हिलाता है चीजों को तो सर्फ का झाग बन जाता है। अब सर्फ का झाग बाहर आ सकता है लेकिन वो बाहर नहीं आने देगा, क्यों, वो उसको फोम को ब्रेक कर देता है।
उसमें ऐसे ब्लेड्स होते हैं जो फोम को ब्रेक कर देते हैं, तो फोम कंट्रोलर सिस्टम भी होता है, वैसे ही टेम्परेचर कंट्रोलर सिस्टम भी होता है, वैसे ही पीएच को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे वॉशिंग मशीन में आजकल जो वॉशिंग मशीन आ रही है अच्छी कंपनी की, जैसे आईएफबी या बोस की, तो अब बोस की वॉशिंग मशीन है तो उसमें कॉटन पे दबा दो, कॉटन के कपड़े धुल के निकाल देगी। सिल्क का हो, सिल्क पे दबा दो, सिल्क पे निकाल देगी। बेडशीट बड़ी होती है, हैवी होती है, उस पे दबा दो, वुलन का अलग है बटन, केवल बटन दबाओ, धुल धाल के निकाल देगी, सब कुछ नहीं, सीधे अलार्म देगी। और आपको पानी का टेम्परेचर भी कंट्रोल नहीं करना। जैसे हम लोग क्या क्या होता है, कभी कभी बेडशीट जानते हो डेली तो धुली नहीं जाती, आप जानते ही हो, बेडशीट हफ्ते भर में धुली गई। अब बेडशीट हैवी होती है तो उसको गर्म पानी चाहिए होता है, थोड़ा व्हाइट है या लाइट कलर की, गर्म पानी चाहिए, तो उस पे बेडशीट वाले पे बटन दबा दीजिए तो बेडशीट पे अपने आप पानी गर्मा लेगा, 50 डिग्री 60 डिग्री, उसमें भी ये मोड है, अपने आप 50 का डिग्री का सेट करना है कि 60 डिग्री या 70 डिग्री, जितना गंदा हो उतना ज्यादा पानी गर्म लो, उतनी ही वो ऑटोमेटिकली वॉशिंग मशीन से सर्फ ले लेगा, उतना ही वो टेम्परेचर ले लेगा, उतनी और अपने आप धुल देगा 1.5-2 घंटे बाद, और आपको अलार्म दे देगा कि आप उससे निकाल लो, सुखा के निकाल लो। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यही सिस्टम भी काम करता है, ये भी फुल्ली ऑटोमेटिक होता है। कितना पीएच मेंटेन करना है, बटन दबाइए, कितना आपको टेम्परेचर चाहिए, बटन दबाइए, कितना आपको वो चाहिए, सब कुछ। और जब माल तैयार हो जाएगा, जब सब प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, तो सैंपलिंग पोर्ट भी होता है। सैंपलिंग पोर्ट से क्या हो जाता है कि आप निकाल सकते हो थोड़ा सा वॉल्यूम और चेक कर सकते हैं कि इट इज रेडी और नॉट। स्पेशली किस केस में, अल्कोहल के केस में, या जब आइसक्रीम बनाई जाती है, या मिल्क बनाया जाता है, या बटर मिल्क बनाई जाती है, या हम लोग चीज बनाते हैं, तो थोड़ा सा प्रोडक्ट चेक करने को तो चाहिए ना। अरे जब सब्जी रेडी हो जाती तो लोग क्या करते हैं, एक बार हाँ इसको चेक कर लेते हैं, बोलते चीख लेते हैं, है ना, तो उसको चख लेते हैं, और चखने के बाद पता चल जाता है पक गई कि नहीं पक गई, और आलू पक गया है कि नहीं पक गया है, नहीं तो थोड़ा और पका लेते हैं, होता है नहीं होता है, वैसे इसमें भी होता है। तो स्मॉल वॉल्यूम को निकाल के बार बार चेक करते रहते हैं, और जब रेडी हो जाता है प्रोडक्ट तो उसके बाद इसको आउट कर लेते हैं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अच्छा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है, जब आपका बायोसिंथेसिस स्टेज का मतलब होता है प्रोडक्ट बन के रेडी है, जब आपका प्रोडक्ट बन के रेडी है, बायोसिंथेटिक फेज इज कंप्लीटेड, तो प्रोडक्ट को आप गुजारेंगे एक प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस का ही नाम है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ताकि मार्केट में जाने से पहले आप चेक कर सको। अरे एक होता नहीं आत्मसंतुष्टि, एक होता है जैसे अगर कोई अमूल इतनी बड़ी कंपनी है, विश्व में नाम है उसका, विश्व में कई जगह ब्रांचेस है उसकी, आपको लगता है भारत में ही है, तो भारत के अलावा भी कई जगह पे है ना। तो अमूल जो इतनी बड़ी कंपनी, वो अपनी क्रेडिबिलिटी खराब नहीं करेगी, तो क्या करती है, जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो अपने साइंटिस्ट से उसको चेक करा लेती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। पता लगा उसका मिल्क आज आपने पैन में डाला, फट गया, तो ये यानी क्वालिटी कंट्रोल चेक नहीं हुआ, तो इससे क्रेडिबिलिटी किसकी खराब होगी, इतनी बड़ी कंपनी की। तो वो लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाने से पहले उसको रेडी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं, पहले उसको सेपरेट करेंगे, ये देखो लिखा है, पहले सेपरेट करेंगे किससे, बायोरिएक्टर से, फिर उसको प्यूरिफाई करेंगे कि कोई पैथोजन तो नहीं चला गया, कोई वो। तो अच्छा आप बताओ, मिल्क के पैकेट पे क्या लिखा होता है, फुल्ली पास्चुराइज और फुल क्रीम, या तो लिखा होता है हाफ क्रीम, दो तरह के आते हैं, एक नीला एक लाल। तो जो नीला वाला पैकेट होता है उसमें कम क्रीम होती है, जो लाल वाला होता है वो महंगा होता है, उसमें फुल क्रीम होती है। तो ये सब कैसे चेक करते हैं, ये सब मशीनों से चेक करते हैं, इसी को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में सेपरेट कर लेते हैं और प्यूरिफाई कर लेते हैं, सेपरेशन की प्यूरिफिकेशन की दोनों कर लेते हैं। अच्छा फिर क्या लिखा हुआ है, अब इसी मेथड को क्या बोलते हैं मिला के, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। प्रोडक्ट जो होता है उसका फार्मूला लिख दिया जाता है। आप देखो आपका मिल्क का क्या, दवा का, मिल्क का, कुरकुरे के पैकेट पे भी ये लिखा होता है, ये मिलाया गया है, चॉकलेट के पैकेट पे भी लिखा होता है ये मिला, इंग्रेडिएंट हर चीज पे कंपलसरी हो गया है कि आप लिखो, क्योंकि हर कस्टमर को जानने का अधिकार है कि वो क्या खा रहा है, कहीं उसको किसी प्रोडक्ट से एलर्जी तो नहीं है, इसलिए तो फार्मुलेशन लिख देते हैं, और उसके बाद उसमें प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं, और प्रिजर्वेटिव मिला करके उसको रख देते हैं। अगर प्रिजर्वेटिव ना मिलाएं
तो दूध के हर पैकेट पे लिखा होता है बेस्ट बिफोर द 48 आवर्स, बल्कि डेट लिखी होती है बाय द डेट ऑफ दिस। जैसे आज 22 तारीख को, 23 तारीख है, आज कौन सी तारीख है? 24। अब 24 तारीख है और उसको लिखा होगा कि 26 तारीख से पहले यूज करने, क्योंकि 48 घंटे से ज्यादा वो यूज ही नहीं कर सकते। ऐसे आपने देखा होगा केचप होता है, केचप के ऊपर भी लिखा होता है 6 महीने के पहले यूज कर ले। या कुछ दवाएं होती हैं उस पर लिखा होता है कि खोलने के बाद वो टॉनिक आपको विद इन 2 मंथ यूज कर लेना है, वरना वो 2 महीने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज हो गया तो आपके बॉडी में जो असर हो रहा है उसका उल्टा असर होगा। लेकिन वो वही बोलते हैं ना, एक्सपायर हो गई, एक्सपायरी वही होती है। सच फॉर्मूले, पानी के बॉटल पे भी लिखा होता है, पानी के बॉटल पे भी लिखा होता है कि एक्सपायरी डेट। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा कि पानी कभी एक्सपायर नहीं होता, बॉटल की एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो बॉटल एक्सपायर हो जाती है, पानी कभी एक्सपायर नहीं होता। पानी अल्ट्रा प्योर होता है, पानी की कभी एक्सपायरी नहीं होती, बॉटल की एक्सपायरी होती है, याद रखिएगा। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, यानी स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करेंगे कि नॉर्मल? स्ट्रिक्ट, अरे सेहत का मामला है, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल करेंगे और उसके बाद तब जैसा कि प्रोडक्ट को रिक्वायर्ड होगी। मतलब कहने का तात्पर्य ये, खाने पीने के लिए अलग क्वालिटी कंट्रोल होगा और दवाओं के लिए अलग होगा और इंजेक्शंस के लिए अलग होगा, हर चीज के लिए अलग होगा। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल वेरी करता रहता है। देखो वही बात बोल दिया है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता रहता है, यानी कि वो चेंज होता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसके। बताइए क्या कहलाएगा? थर्ड, बायोटेक्नोलॉजी। बोल रहा है ना, मनचाहा प्रोडक्ट बनाना है जो हमारे वेलफेयर के काम आए। ये बताइए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि हम अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर दें ताकि उसका बदलाव, उसका स्वभाव बदल जाए। दो मेन टेक्निक कौन सी यूज करी थी हम लोग? एक तो हम लोग ने यूज की थी बायो प्रोसेसिंग और दूसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट, specific sequence of DNA that indicate replication of alien DNA into the rDNA technology is called as ORI। ORI था ना, स्पेसिफिक सीक्वेंस को हमने ORI नाम दिया था। 1972 में स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने अचीव किया था क्या? पहली बार बनाया था rDNA इन्वॉल्विंग द साल्मोनेला टाइफिमोरियम। याद आया? ये one of the major factor that makes the plasmid act as vector in the genetic engineering is the ability to carry the foreign gene। हाँ, और कोई मैच नहीं कर रहा, यही सही है। ये बताइए, करेक्टली मैच पेयर डीएनए लाइगेज मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को मल्टीप्लाई नहीं कराता। गलत हो गया, पहला गलत हो गया, नहीं इनकरेक्ट पेयर बोला है। डीएनए लाइगेज मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई तो नहीं कराता। आरई प्रोडक्शन, ये सही है, कर सकता है। राइबोन्यूक्लियस आरएनए को रिमूव करेगा, प्रोटीएज प्रोटीन को। पहला की टूल कौन सी चीज चाहिए? ये कैची चाहिए, पॉलीमरेज चाहिए, लाइगेज चाहिए, वेक्टर चाहिए, होस्ट चाहिए। चौथा, याद है ना? एंजाइम कॉमनली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर, एक कैची, एक फेविकोल। हाँ, यानी आरई और लाइगेज। पूछा गया है कौन सा आरई है? आरई तो यही है, बाकी तो सारे एंजाइम है, ये आरई है। हिंट सेकेंड,
ये इनकरेक्ट। हाँ थर्ड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो पर्टिकुलर जगह से काटता है, उसमें लिखा है कि नहीं काट सकता, तो थर्ड गलत हो जाएगा। बाकी ये देखो, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये बताइए सीओ क्या है? कोलाई, एस्क्रिचिया कोलाई, तो कोलाई हो जाएगा, कोलन नहीं, सिलोम नहीं, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरियम नहीं, आंसर हो जाएगा कोलाई, थर्ड। रोमन नंबर क्या शो करता था? ऑर्डर ऑफ एंजाइम बाय विच, हाँ तो ऑर्डर ऑफ एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ये है एनसीईआरटी की लाइन। आर ई बिलोंग्स टू क्लास, वैसे तो एंडोन्यूक्लियस होना चाहिए लेकिन ऑप्शन में नहीं है रही, लेकिन हाँ ये ज्यादा बेटर है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस होना चाहिए, पर एंडोन्यूक्लियस है नहीं, तो हम क्या करें? याद करो, आर ई बिलोंग्स टू लार्ज क्लास दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। देखो आप लाइन लिखी होगी, है ना, न्यूक्लियस। ये रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड कट द बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, यानी कि आंसर हो जाएगा सेकंड। ये बताइए 16, ECOR1 cuts across the double helix of to produce sticky end, blunt end, both sticky and blunt end, sticky ends only on one strand, कौन सा होगा? हाँ तो फर्स्ट हो जाएगा, स्टिकी तैयार करता है, आपको पता ही है, घटक सटक, ये रिकॉग्निशन साइट या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो ये सही है, सेकंड ऑप्शन। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए स्ट्रैंड ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बिटवीन द, तो कहां से काटेगा? सेम टू बेस पेयर ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, सही है ना, सेम बेस को काटता है लेकिन अपोजिट स्ट्रैंड पे काटता है, GA CC GG, तो ऐसे काटता है। ये बताइए, तो एनसीईआरटी का फिगर है, कह रहा है ए और बी क्या है, एंजाइम ए कह रहा है, तो ECOR1 और एंजाइम बी ये जोड़ रहा है लाइगेज, तो क्या हो जाएगा? देखो इधर ऑप्शन में ECOR1 और डीएनए लाइगेज, पहला ही सही हो जाएगा। ये बताइए नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ECOR1, पहला सही है, दूसरा भी सही है, फोर्थ गलत है। कट द एनी प्लेस, एनी प्लेस से तो काटता ही नहीं, रेस्ट्रिक्शन का मतलब ही होता है पर्टिकुलर जगह से काटेगा, तो ये गलत हो गया। ये अगर 4 डीएनए लीनियर है, डीएनए लीनियर है, 4 पॉइंट है, तो ये 4 जगह से काटूं तो कितने पीस बनेंगे? 5, और अगर सर्कुलर होता तो 4, तो ये 5 आएगा। अब देखो ये सर्कुलर वाला ले लिया है, तो 4 जगह से काटा गया है, नहीं कितनी जगह, 6 जगह से काटा गया है, तो 6 ही बनेगा। देखो आप सर्कुलर हो तो जहां जितने पीस काटेंगे उतने ही बनेंगे, और लीनियर हो तो पिछले टर्न में बताया था जितने कटेंगे उससे एक ज्यादा बनेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा? उसका क्या आया था? 5। ये बताइए मॉलिक्यूलर ग्लू लाइगेज को बोलते हैं, और केमिकल नाइफ यानी चाकू एंडोन्यूक्लियस को बोलेंगे, यानी थर्ड हो जाएगा। ये बताइए डी, ए से लेके डी तक पहचानना है, ए एंजाइम बी एंजाइम, तो आर ही हो सकता है, बी क्या है? ए बी तो सेम एंजाइम होगा, आर ई, सी ज्वाइन कर रहा है मतलब लाइगेज, डी जो है प्रोसेस कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखो यानी ए आर ई, बी बी आर ई, सी लाइगेज, कौन सा ऑप्शन है? ए बी आर ई,
सी लाइगेस, ये रहा, नहीं नहीं वो गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से, सेकंड ऑप्शन सही है, डीएनए लाइगेज ये लिखा है, और डी ट्रांसफॉर्मेशन, ये एनालाइज द डीएनए सेगमेंट गिवन बिलो, घटक सटक, हाँ तो ये हो जाएगा सेकंड, नहीं लिखा है आइडेंटिफाई दैट डज नॉट एग्जिबिट द पैलिंड्रोमिक, जिसमें पैलिंड्रोमिक नहीं है। अब देख के आप बताओ, सी 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 जी जी जी, सी 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 जी जी जी, ये सही है, ये तो है, ये भी है, घटक सटक ये भी है, जी सी जी, जी सी जी जी, जी सी जी जी, फिर सी सी, फिर सी सी जी जी, ये नहीं है, नहीं ये है, फोर्थ नहीं है, तो ओनली हाँ फोर, ये इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसडक्शन कब होता है, जब बैक्टीरिया की मदद से वायरस में चला जाए, नहीं वायरस की मदद से बैक्टीरिया में चला जाए तो ट्रांसडक्शन होता है, तो सेकंड गलत हो गया, हाँ तो ये तो स्टिकी तैयार करेगा ही करेगा, ये गलत हो गया ना, इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेपरेट करना है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, तो आंसर हो जाएगा 4, ये बताइए जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में हम लोग ने क्या की थी, इथिडियम ब्रोमाइड यूवी रेडिएशन, यही होगा ना, इथिडियम ब्रोमाइड यूवी रेडिएशन, बी और ए, तो बी और ए क्या है देखते हैं इधर, इट रिप्रेजेंट टिपिकल एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, हाँ सही है, लेन 1 अनडाइजेस्टेड, लेन 1 कौन सा था, हाँ लेन 1 अनडाइजेस्टेड है, देखो अनडाइजेस्टेड है, ये भी सही है, लार्जेस्ट फ्रेगमेंट ए पे मिलेगा, गलत, उधर बी था इधर ए था, तो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 पहला, ये तो साइज से निकाल लेंगे हम लोग, ये बताइए थर्ड, बैक्टीरियोफेज पूछा है ना, तो बैक्टीरियोफेज तो हाई नंबर बनाता है ना, एनसीईआरटी की लाइन है, थर्ड होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये गलत हो जाएगा, चौथा 15 से 50 लिखा था, 15 से 100, यहां लिख दिया 500 से 1000, recombinant DNA technology, the term vector refers to a donor DNA is identified as picked up through the electrophoresis plasmid that transfer the DNA into the host cell, हाँ तो सेकंड सही है क्योंकि वेक्टर की बात कर रहा है, नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, ये हाँ चूंकि एम्पीसिलिन की बात की गई है ना, तो सिलेक्टेबल मार्कर आंसर हो जाएगा थर्ड, कौन कौन से मार्कर यूज किए गए थे, एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, यानी सी और डी, नहीं ये पूछा है क्या, हाँ सी और डी,
सी और डी, ये थर्ड, क्योंकि पीबीआर 322 लिख दिया ना। अगर ये पूछता कौन कौन से मार्कर यूज किए जा सकते हैं, सारे, लेकिन अगर पीबीआर 322 बोल दिया तो आंसर हो जाएगा एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ये बताइए, द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विद लीड्स टू द, क्या होगा? नहीं तो बहुत सारे फ्रेगमेंट कर देगी। किस ऑप्शन में? हाँ, सेवरल फ्रेगमेंट्स, इसी में लिखा है ये। हाँ ये देखो मैंने बताया था, ये हो जाएगा BAM1, BAM1 ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ये ओरी, और ए हो जाएगा इको R1, इको R1, तो ये हो जाएगा अपना। ये बताइए करेक्ट पेयर। BAM-H1 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एट PBR 322, सही है, करेक्ट है मैच, नहीं मैच पेयर इज करेक्ट। कैनामाइसिन सेलेक्टेबल मार्कर है, इकोली में गलत है। ROP at PPTR to code for the RNA replication, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट एट PVU1 फर्स्ट जीन, ये सही है, फोर्थ ऑप्शन। ये बताइए, if the gene of interest is inserted at the ampicillin resistance in PBR 322, then the recombinant will be selected by growing the medium containing। देखो अगर एम्पिसिलिन पे डाला गया तो एम्पिसिलिन तो खत्म हो जाएगा, यानी हम उसको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? बी ग्रोइंग इन द मीडियम, तो टेट्रासाइक्लिन ओनली, सही है ना भाई। अगर एम्पिसिलिन को आपने इनएक्टिव कर दिया तो किस में जिंदा रहेगा? टेट्रासाइक्लिन ओनली में, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज और क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, पहला, अरे व्हाइट ब्लू वो स्क्रीनिंग, ये वाला रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी बीटा, अगर रिकॉम्बिनेंट है तो कॉलोनी का कोई कलर नहीं नजर आएगा, याद है? अरे कल कराया था, मतलब सैटरडे को कराया था, तो नो कलर, यानी प्रोडक्शन ऑफ नो कलर। ये बताइए, अगर ट्रांसफॉर्मेंट है तो व्हाइट कलर नजर आएगा, इंसर्जन विद लैग जेड और व्हाइट कलर नजर आएगा, ये सही है। आउटसाइड होगा नहीं, आउटसाइड होगा नहीं, विद इन होगा, ब्लू आएगा नहीं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेट कॉलोनी बोल रहा है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। वाई फॉरेन डीएनए कैन नॉट बी, क्योंकि हाइड्रोफिलिक होता है, बिकॉज डीएनए हाइड्रोफिलिक, आज ही किया है क्वेश्चन। हाइड्रोफिलिक ट्रीटमेंट ऑफ होस्ट सेल विद डाइवेलेंट कैटायन लीड्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी विद डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम, यानी ये हो जाएगा। ये बताइए, अभी किया है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है? पहले डाइवेलेंट कैटायन, फिर आइस, फिर हीट, फिर आइस, यही तो होगा। आंसर हो जाएगा ये वाला, थर्ड, सेकंड। तो ये हम लोगों ने इतने कर लिए इसके क्वेश्चंस, ठीक है।